नमस्कार। आज का एजेंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं बरखा बली। आज का एजेंडा में सबसे पहले नजर डालते हैं देश और प्रदेश की उन तमाम बड़ी खबरों पर जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रहने वाली हैं। तो सबसे पहले उन खबरों पर नजर डालते हैं। नए साल पर मोदी सरकार का किसानों को तोहफा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। संभल में रुकी बावड़ी की खुदाई। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई। और प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप जारी। तो ये कुछ तमाम बड़ी खबरें हैं जिन पर आज हम आधे घंटे आज का एजेंडा में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी पहली खबर पर नजर डालते हैं। पीएम मोदी की अध्यक्षता में साल 2025 की पहली केंद्रीय कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें किसानों के लिए महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली। इसमें डीएपी फर्टिलाइजर्स बनाने वाली कंपनियों के लिए सरकार ने स्पेशल पैकेज को मंजूरी दी। इससे किसानों को डीएपी के लिए ज्यादा कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी और वो खाद पर ज्यादा सब्सिडी हासिल कर सकेंगे। डीएपी बनाने वाली कंपनियों को मिलने वाली सब्सिडी के अतिरिक्त सरकार आर्थिक मदद भी देगी। इसके अलावा मोदी कैबिनेट का एक और फैसला भी आया है, जिसके तहत बीमा योजना को किसानों के लिए और आकर्षक बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। फसल बीमा योजना को और आसान बनाने के लिए उनके नियम कानून को संशोधित किया जाएगा। इससे सस्ते दर पर और आसान नियम के तहत फसलों का बीमा हो पाए, इसकी व्यवस्था होगी। तो इस पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसके एलोकेशन को एनहांस किया गया, 69,515 करोड़ किया गया। साथ ही साथ एक 800 करोड़ रुपीस का फंड क्रिएट किया गया है, जो कि फंड फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। बेसिकली किसानों के संबंधित मामलों में टेक्नोलॉजी का उपयोग करके और स्पेशली इंश्योरेंस में, बीमा में फास्टर असेसमेंट हो। क्रॉप डैमेज अगर हुआ है, एडवर्स वेदर के कारण कोई प्रॉब्लम आई है, तो उसका असेसमेंट फास्ट हो। किसानों को डीएपी 50 किलो का बैग 1350 रुपए में मिलेगा। अगर हम आस पड़ोस के देशों में देखें तो 1350 रुपए पर 50 केजी बैग जो भारत में मिल रहा है, यही सेम क्वांटिटी डीएपी फर्टिलाइजर की पड़ोस के देशों में अगर आप देखोगे तो दिस विल बी मोर देन 3,000 रुपीज। तो केंद्रीय कैबिनेट के फैसलों पर किसानों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, चलिए आपको वो भी सुनवा देते हैं। हमारे यहाँ पे जो कि गन्ने की फसल उगाई जाती है, जिसमें कि डीएपी की सबसे ज़्यादा खपत होती है, और उसमें जो है पहले बहुत महंगा था डीएपी, लेकिन अब जो है जब से बीजेपी सरकार आई है और मोदी जी का ये फैसला हुआ है कि 1350 रुपये का उन्होंने रेट किया है। पहले बहुत महंगी थी, बहुत कालाबाजारी हो रही थी, लेकिन अब ये नहीं है। डीएपी पर सब्सिडी बढ़ाकर 50 किलो कट्टा 1350 रुपये में जो किया है, किसानों के लिए बहुत लाभकारी है। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जो विस्तार किया है, उसे काफी हद तक आसान बनाया है, किसानों को फायदा मिल सके और समय से अपना फसल बीमा योजना का लाभ उठा सके। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय जी भी जुड़ चुके हैं। विजय जी, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में साल की पहली कैबिनेट बैठक किसानों के नाम रही। किसानों के लिए जो प्रस्ताव मंजूर किए गए हैं, उनका क्या असर हो सकता है? नहीं, देखिए, किसानों से ही चूंकि हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान किसानों का है और बहुत बड़ी आबादी खेती पर निर्भर है, तो सबसे ज्यादा जरूरत ये होती है कि किसानों को सहूलियत मिले, उनकी इनपुट कास्ट न बढ़े, ताकि उनका फसल पे जो एमएसपी मिलती है, यानी न्यूनतम सपोर्ट प्राइस, वो मुनाफे में बनी रहे। तो सरकार का ये कदम बहुत ही महत्वपूर्ण है। और डीएपी, अभी कुछ दिन पहले ही डीएपी को लेकर कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे थे। अब सरकार ने साफ कर दिया कि वो पूरे तरीके से किसानों के साथ है, और इस प्रोविजन से निश्चित तौर पे सभी किसान खुश होंगे और जो उत्पादकता है फसल की, वो भी बनी रहेगी। जी विजय जी, डीएपी फर्टिलाइजर्स बनाने वाली कंपनियों के लिए स्पेशल पैकेज की मंजूरी से किसानों को किस तरह का फायदा हो सकता है, और इससे कृषि क्षेत्र में क्या बड़े बदलाव हम देख सकते हैं? देखिए, कृषि क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि ये रूटीन प्रक्रिया है और लगातार चल रही है। इंडस्ट्री को सरकार सब्सिडी देगी तो सस्ते दाम पे खाद किसानों को मिल पाएगी, और जब किसान को सस्ते दाम पे खाद मिल पाएगी तो जहां जरूरत है उर्वरक के इस्तेमाल करने की,
वहां पे किसान आसानी से उर्वरक का इस्तेमाल कर पाएगा और उसकी लागत नहीं बढ़ेगी। फसल में जिन चीजों को लगाया जाता है, जैसे सिंचाई का खर्चा, जुताई का खर्चा, बीज बोने का खर्चा, तो उसमें फर्टिलाइजर के इस्तेमाल का भी खर्चा जुड़ता है। तो जब फर्टिलाइजर के रेट कम रहेंगे तो किसान की लाभदायकता यानी फसल की जो कीमत उनको मिलेगी उसका लाभ का बड़ा हिस्सा उनको मिल पाएगा किसानों को। जी, इसके साथ ही विजय जी, फसल बीमा योजना का और अधिक आकर्षण बनाने के लिए जो बदलाव किए जा रहे हैं उनका किसानों पर इसका क्या महत्व होगा? देखिए, आप इस बात को गौर करें कि मोदी जी की सरकार जब से आई है, देश में एमएसपी वाला आंदोलन आप छोड़ दें, चूंकि वे स्पेसिफिक और सिलेक्टिव टाइप का आंदोलन है। भारत के किसान आमतौर पे संतुष्ट हैं। आप केवल पंजाब और हरियाणा को छोड़ दें, वहां जो किसानों ने पॉलिटिकल रीजन से भी आंदोलन किया। अदरवाइज जितने भी किसान हैं उनको उनकी जो कमियां हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, वो सारी सरकार दूर करने की लगातार कोशिश करती है। बीमा योजना एक ऐसी योजना है जिसके जरिए जब किसान की फसल खराब हो जाती है, यहाँ तक कि अगर 33% भी फसल उनकी खराब हुई तो भी उनको बीमा दिए जाने का इसमें प्रोविजन है। और इससे किसानों को विपरीत हालातों से जूझने में मदद मिलती है। यानी उनकी जो पूरी, बहुत से किसान साल में 2 फसलें लेते हैं, कुछ 3 फसलें लेते हैं। तो अगर कोई किसान एक फसल भी ले रहा है तो भी उसकी जो इनकम का स्रोत है फसल के खराब होने पर मौसम के कारण, तो वो उसकी उत्पादकता कुछ भी ना हो तो भी उसे बीमा मिल जाता है और उससे उसकी कीमत निकल आती है, मुनाफा भी मिलता है। जी विजय जी, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते अपनी अगली खबर पर। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 मामले में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। ओवैसी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। ओवैसी ने अपनी याचिका में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को सख्ती से लागू करने की मांग की है। दरअसल प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट किसी स्थान के धार्मिक चरित्र को 15 अगस्त 1947 को अस्तित्व में बनाए रखने के लिए कहता है। ओवैसी ने 17 दिसंबर 2024 को याचिका दायर की थी। अपनी याचिका में उन्होंने कोर्ट से केंद्र सरकार को कानून को सख्ती से लागू करने का निर्देश देने की गुहार लगाई है। इसके अलावा ओवैसी ने कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को रद्द नहीं किया जाना चाहिए। रद्द करने से देश का माहौल खराब होगा। वहीं ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश के बाद कहा था, अब उम्मीद है कि देश में दंगे नहीं होंगे। आज के एजेंडा में अगली खबर संभल से है, जहां संभल में एक तरफ पुलिस चौकी के निर्माण पर सियासी बवाल छिड़ा है, तो वहीं दूसरी तरफ चंदौसी में ऐतिहासिक बावड़ी का खुदाई का काम निकलने के बाद बंद कर दिया गया था। एएसआई ने गैस निकलने के बाद खुदाई का काम रुकवा दिया था। संभल की सियासत की बात करें तो एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने जामा मस्जिद के पास बन रही पुलिस चौकी पर सवाल उठाते हुए कहा कि वक्फ की जमीन पर पुलिस चौकी बन रही है। ओवैसी ने प्रशासन पर आरोप लगाया कि ये मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने और धार्मिक स्थलों के आसपास तनाव पैदा करने की रणनीति है। वहीं पुलिस प्रशासन ने इसे कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कदम बताया है। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण है, लेकिन प्रशासन ने चौकी निर्माण कार्य जारी रखने का संदेश दिया है। तो इस पर संभल की डीएम राजेंद्र पेंसिया ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। सत्यव्रत पुलिस चौकी का निर्माण वर्तमान में चल रहा है। हमारे पास कुछ दस्तावेज आए हैं। एक तो वो दस्तावेज रजिस्टर्ड नहीं है और दूसरा जो प्रभावित व्यक्ति या जो विधिक पक्षकार है वो हमारे समक्ष उपस्थित नहीं है। उनकी हमने जांच की, उनके अंदर कोई तर्कसंगता या किसी प्रकार का कोई सही जो सामग्री है या दस्तावेज है वो हमें नहीं मिले। यदि कोई व्यक्ति आता है हमारे पास तो नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रामीन सिंह जी जुड़ चुके हैं। रामीन जी, असदुद्दीन ओवैसी ने पुलिस चौकी के निर्माण को लेकर वक्फ की जमीन पर दावा किया है, क्या अपडेट है इस पर? देखिए, वक्फ की जमीन का जो बात की जा रही है, अभी जो 57 जिलों की सर्वे रिपोर्ट आई थी उसमें ये कहा गया कि वक्फ की जमीन का एक नियम है कि कौन वक्फ करता है, कि सरकारी लैंड किस कोई वक्फ करने का अधिकारी है क्या स्टेट लैंड वक्फ करने का अधिकारी है क्या, सत्व संपत्ति वक्फ करने का अधिकारी है क्या। तो इस तरह से तमाम जमीनों पर वक्फ ने अनाधिकृत कब्जा किया है। और जहां हरिहर मंदिर था,
वो जमीन वक्फ को कैसे दी जा सकती है? वो लैंड तो हरिहर मंदिर की रही होगी, तो वो जमीन कैसे दी जा सकती है वक्फ को? तो ये सारी चीजें इसको प्रशासन को देखना पड़ेगा। कई जिलों से जो रेवेन्यू विभाग के डाटा कलेक्ट किए गए हैं, तमाम चीजें कलेक्ट की गई हैं, तो जमीनें वक्फ के नियमानुसार नहीं है। तो पहले तो ये तय होना चाहिए कि जो बात ये कह रहे हैं उसमें कुछ सच्चाई है या नहीं, ये वक्फ की प्रॉपर्टी है या नहीं, उसके बाद कोई बात आगे कीजिएगा। और प्रशासन इसको देख रहा है, प्रशासन को शिकायत जाएगी तो करेगा। तो ये अभी से कोई वक्फ कह देना, कल वक्फ के नाम पर हवा खड़ा करना, देश में 47 से चला आ रहा था, वो बंद होने की दिशा। वक्फ की जमीन वक्फ को मिलेगी, बाकी जिसकी जमीन है वो उसको मिलेगी। तो वक्फ का हवा खड़ा करना शायद इस दौर में बेहतर नहीं होगा और इससे कुछ मिलेगा भी नहीं उनको। जी बरखा जी। लेकिन रामेन जी, क्या ओवैसी द्वारा उठाए गए आरोपों का असर संभल में शांति और कानून व्यवस्था पर भी पड़ता हुआ आप देख रहे हैं? देखिए, अगर कानून की बात करने वाले लोग वकील हैं, वो तो सुप्रीम कोर्ट वकील है ओवैसी, वो जानते हैं कि किन तर्कों को उठाने से कानून व्यवस्था की चुनौती उत्पन्न होगी, कौन सी बात नहीं करनी चाहिए, और वक्त पर इशू उठा रहे हैं उसके बारे में भी वो जानते हैं। वो लायर हैं, बड़े लायर हैं, तो जानबूझकर ऐसा प्रयास किया जा रहा है। देखिए, जब राजनीति के लिए चीजें की जाने लगे तो क्या बुरा होगा, क्या अच्छा होगा, राजनीतिक आदमी इसकी चिंता नहीं करता है। राजनीतिक आदमी चिंता करता है कि उनका वोट कैसे बढ़े और उसी को देख के काम करता है। ये वोट की राजनीति का सवाल है, ये कानून और व्यवस्था का हमारे लिए सवाल है, उनके लिए, राजनीति करने वालों के लिए सवाल नहीं। तो इसलिए वो इस तरह की इशूज उठा रहे हैं। बरका बिल्कुल बिल्कुल रामेन जी, बल्कि संभल के जिलाधिकारी ने भी ये कह दिया है कि जो दस्तावेज है वो अपंजीकृत है। तो इस मामले में आगे क्या कदम उठाए जा सकते हैं? देखिए, अगर अपंजीकृत दस्तावेज है तो उसको संज्ञान लेने की जरूरत नहीं है प्रशासन को। ये नियम है कि अगर आप दस्तावेज देते हो तो पंजीकृत दस्तावेज होने चाहिए और जो पर्टिकुलर व्यक्ति है वो सामने हाजिर हो कि हमने ये शिकायत की है, उसकी शिकायत पर ही कार्रवाई होगी। तो ये दोनों बातें अभी नहीं है। कोई आएगा तो हो सकता है कि आगे पर कार्रवाई हो। वहाँ सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस चौकी की जरूरत है, और जहाँ पुलिस चौकी है मुस्लिमों को डराने के लिए नहीं है, वो जनता की सुरक्षा के लिए है। कभी किसी से कोई दिक्कत हो सकती है, वहाँ के जो हालात हैं उनको उनकी पुलिस ने संज्ञान रहे। और चोरी, विद्युत चोरी इतनी हो रही थी, कोई नहीं जाता था, तभी तो हो रही थी। तो पुलिस चौकी की वहाँ जरूरत है, सुरक्षा के लिहाज से जरूरत है। तो ये जो इशूज उठाए जा रहे हैं वो राजनीतिक और अपने अपने लोगों को संतुष्ट करने की इशूज है। प्रशासनिक रूप से भी इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। वर्षा जी, रामेन जी, क्या संसद में जो आगे जो ओवैसी ने जो बवाल खड़ा किया है, क्या इससे आगे संभल की जो स्थिरता है, जो शांति है, क्या उसमें कुछ असर पड़ता हुआ आप देख रहे हैं? देखिए, जो पहली बार उकसावे में कार्रवाई की है, उसके बाद जिस तरीके से रिएक्शन पुलिस का और प्रशासन का रहा है, उम्मीद नहीं है कि संभव में इस तरीके के कोई हालात दोबारा पैदा होंगे। योगी सरकार के रहते हुए तो नहीं पैदा होंगे, तो इसकी संभावनाएं बहुत कम है। और जो नेता भी करेंगे, अगर वहाँ के सांसद वर्ग के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है, उनके विधायक के बेटे के खिलाफ लिखा गया है, तो वैसे भी अगर इस तरीके कोई कार्रवाई करते हैं तो इनके खिलाफ भी मुकदमा लिखा जाएगा, जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा। तो इस तरह की संभावनाएं फिलहाल अभी नहीं दिख रही। बरखा जी, रामेन जी, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि किसान नेता जगजीत सिंह डलेवाल 26 नवंबर से पंजाब और हरियाणा के बीच खनौरी सीमा पर अनिश्चितकालीन अनशन पर है, ताकि केंद्र पर फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी सहित आंदोलनकारी किसानों की मांगों को स्वीकार करने का दबाव बनाया जा सके। इससे पहले 28 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने डलेवाल को अस्पताल नहीं ले जाने के लिए पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी। तो किसान नेता डलेवाल मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, जहां एक तरफ पंजाब सरकार ने किसान नेता जगजीत सिंह डलेवाल को अस्पताल भेजने की पूरी कोशिश की, वहीं सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुपालन के लिए 3 दिनों का समय भी मांगा गया था। वहीं इस मामले में आज जो सुनवाई जो होगी, बता दें किसान नेता 26 नवंबर से पंजाब और हरियाणा के बीच जो खनौरी सीमा पर है, वहां पर अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हैं, ताकि केंद्र पर फसलों की जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो कानूनी गारंटी है, उसके सहित आंदोलनकारी किसानों की जो मांग है उसे स्वीकार किया जा सके। इससे पहले 28 दिसंबर को भी सुप्रीम कोर्ट ने डलेवाल को अस्पताल नहीं ले जाने के लिए पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी, लेकिन 28 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अस्पताल नहीं ले जाने के लिए पंजाब सरकार को फटकार लगाई थी। फिलहाल किसान नेता
डल्लेवाल मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई आज होनी है। बांग्लादेश की जेल में बंद हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास की जमानत पर आज सुनवाई होगी। उनकी जमानत पर चटगांव की अदालत में सुनवाई होगी, लेकिन फिलहाल चिन्मय दास की सुनवाई पर आज फिर से संशय बना हुआ है, क्योंकि मंगलवार की रात सीने में दर्द होने के कारण चिन्मय दास के वकील रविंद्र घोष को कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बता दें कि 27 नवंबर को ढाका पुलिस ने चिन्मय दास ढाका से चटगांव जाते वक्त शाहजलाल एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया था। अगले दिन चटगांव अदालत में उनके मामले की सुनवाई को लेकर अदालत परिसर में हंगामा हुआ। संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की गिरफ्तारी पर रोक लगाने वाली याचिका पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में आज सुनवाई होगी। जियाउर रहमान बर्क ने याचिका दाखिल कर यह अपील की है कि उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द किया जाए। सांसद जियाउर रहमान पर यह आरोप है कि उनके भड़काऊ भाषण के कारण ही संभल की शाही जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हिंसा भड़की थी। हालांकि सपा सांसद ने अदालत में दायर अपनी याचिका में दावा किया है कि इस हिंसा से उनका कोई कनेक्शन नहीं है। आपको बता दें कि स्थानीय कोर्ट के आदेश पर बीते 24 नवंबर को संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान हिंसा भड़क गई थी। इस दौरान 4 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 2 दर्जन लोग घायल हो गए थे। तो संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। जियाउर रहमान बर्क ने याचिका दायर कर कहा है कि उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द किया जाए। उन पर आरोप है कि उनके भड़काऊ भाषण के कारण संभल की शाही जामा मस्जिद में 24 नवंबर को सर्वे के दौरान हिंसा भड़की थी, जिसमें 4 लोग मारे भी गए थे और 2 दर्जन लोग घायल हो गए थे। हालांकि सांसद ने कोर्ट में कहा है कि इस हिंसा से उनका कोई संबंध नहीं है। तो फिलहाल संभल में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की गिरफ्तारी पर रोक लगने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। जियाउर रहमान बर्क ने याचिका दायर कर कहा भी था कि उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई है उसे रद्द कर दिया जाए। उन पर जो आरोप है और कि उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया था, जिसके कारण संभल की शाही जामा मस्जिद में 24 नवंबर को सर्वे के दौरान हिंसा भड़की थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए प्रयागराज से हमारे संवाददाता उमाशंकर गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। उमाशंकर जी, सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में आज सुनवाई होगी। इस मामले में अब तक की स्थिति क्या कह रही है? देखिए बरखा जी, आपको बता दें कि जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने अपील दाखिल किया है। अपील दाखिल करके यह कहा है कि हम उस हिंसा में हमारा कोई लेना देना नहीं है। उसके बावजूद भी मुझे राजनीतिक द्वेष के कारण जो है मेरा नाम उसमें एफआईआर में दर्ज किया गया है, जो कि एफआईआर रद्द किया जाना जो है न्यायोचित है। और पुलिस ने जो है इनको फर्स्ट आरोपी बनाया है, प्रथम आरोपी बनाया है। और यह कहा है कि पुलिस ने अपने रिपोर्ट में कि इन्होंने जो है 24 नवंबर को जो भीड़ जांच में गई थी जो है जामा मस्जिद में, उसको जो है इन्होंने भीड़ को भड़काया और भड़काने के बाद जो है जिस पर भीड़ जो है उकस गई और भीड़ को जो है क्या कहते हैं काफी उग्र होने के बाद जो है तमाम लोग जो है क्या कहते हैं उस पर जांच को प्रभावित करने की नियत से इन्होंने वो किया है, जिस कारण जो है इनको प्रथम आरोपी माना गया है। जी बरखा जी। उमाशंकर जी, जियाउर रहमान बर्क ने हिंसा से अपने संबंध को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उनके वकील का क्या कहना है इस पर, अगर आप हमें बता पाए? देखिए, वकील से मेरी बात नहीं हो पाई, मैं संपर्क किया, लेकिन पूरा मामला ये है कि हमें सरकारी अधिवक्ता ने बताया कि उन्होंने यह दाखिल किया है कि मेरा इस हिंसा से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि राजनीतिक द्वेष के कारण मुझे ऐसा फंसाया जा रहा है। अब पुलिस भी इस मामले में जो है मुझे फंसा रही है, जबकि हमारा कोई लेना देना नहीं है, जबकि मैं वहां था ही नहीं। अब पुलिस ने एक और दावा किया है अपने रिपोर्ट में कि 2 दिन पहले बिना प्रशासन के अनुमति के बगैर ये जामा मस्जिद गए थे और इनको प्रशासन से अनुमति लेना चाहिए। तो कहीं न कहीं जो है सांसद, सपा सांसद का हाथ जरूर है। इस कारण जो है पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में बाकायदा जो है रिपोर्ट में दाखिल किया है। उन्हीं सब मामले के लिए जो है सांसद, सपा सांसद
जी इलाहाबाद हाई कोर्ट आए हुए हैं कि हमारा जो FIR में मेरा नाम हटाया जाए और ताकि जो है हम उससे वो हो सके। जी उमाशंकर जी, आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज जो सुनवाई होगी इस मामले में आगे क्या हो सकता है, अगर आप कुछ बता पाए? देखिए, पुलिस ने साफ तौर पे जो है, पुलिस जब भी अपनी रिपोर्ट FIR के तहत जो है अपनी रिपोर्ट लगाती है तो पूरा जो है रिकॉर्ड के साथ, साक्ष्य के साथ वह जो है रिपोर्ट लगाती है, ताकि जो है वह जानती है कि मामला हाई कोर्ट जाएगा और हाई कोर्ट में हम न फंसने पाए। पुलिस अपने कलम को बचाते हुए और साक्ष्यों को लेते हुए तब जाके जो है रिपोर्ट अपनी लगाती है। तो कहीं न कहीं जो है क्या कहते हैं, इनका हाथ है। यह भी सुनने में आया है मीडिया में तमाम रिपोर्ट के अनुसार और पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार कि वहाँ के स्थानीय विधायक जो थे सुहेल इकबाल जी, उन्होंने जो है क्या कहते हैं यह कहा था भीड़ को कि हमारे साथ सपा सांसद हैं, आप लोग चिंता न करें, किसी प्रकार की जांच नहीं होगी, सब कुछ सही हो जाएगा। जिस पर जो है भीड़ अनियंत्रित हो गई और जो है क्या कहते हैं जांच को प्रभावित किया। उमाशंकर जी, इस मामले को लेकर कोर्ट में तो सुनवाई हो ही रही है, लेकिन इसका असर सियासी गलियारों में भी देखने को मिल रहा है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, कहीं न कहीं जो है क्या कहते हैं पक्ष और विपक्ष जो है अपनी राजनीतिक रोटी सेंकने में लगी रहती है जी। इस कारण जो है वो रहता है। ऐसा नहीं है, ये तो राजनीति इलाहाबाद हाई कोर्ट पे निर्भर है कि क्या वह फैसला देता है। इनका FIR रद्द करता है या तो जो है FIR में नाम रहेगा, इनके नाम मुकदमा चले, क्या होता है, या तो हाई कोर्ट वो करेगा अपने डिसीजन में बताएगा। जी बरखा। उमाशंकर जी, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो नए वर्ष की शुरुआत के साथ ही पूरा उत्तर भारत प्रचंड शीतलहर की चपेट में है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी तो मैदानी इलाकों में ठंडी हवाओं और गिरते तापमान ने गलन बढ़ा दी है। प्रदेश में अधिकतम तापमान में तेजी से कमी आने और शीतलहर होने के चलते दिन के समय भीषण ठंड पड़नी शुरू हो गई है। लखनऊ समेत कई हिस्सों में बीते कई दिन से धूप नहीं निकली है, तो वहीं प्रदेश के कई जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके अलावा कश्मीर में शीतलहर तेज हो गई है। दिल्ली, बिहार के अधिकतर हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस से अधिक की गिरावट देखी गई है। तो यूपी में भी शीतलहर का प्रकोप जारी है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इस समय सर्दी का असर साफ तौर पर देखा जा सकता है। ठंडी हवाएं और घना कोहरा खासकर सुबह और रात के वक्त देखा जा रहा है। अब अपने टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों की तस्वीर दिखाई है, जिसमें वाराणसी, मुरादाबाद, आगरा, अयोध्या और अलीगढ़ है कि जहां पर सुबह की धुंध इतनी घनी है कि दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा है। सुबह से ही तापमान में काफी गिरावट देखने को मिल रही है। नए साल का आगाज ही ठिठुरती हुई ठंड के साथ हुआ है। अब ये देखना होगा कि ये ठंड कब तक आगे रहेगी। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता दुर्गा शर्मा जी जुड़ चुकी है। दुर्गा जी, नए साल की शुरुआत होते ही यूपी में कड़ाके की ठंड बढ़ गई है। आज की स्थिति का आप क्या अनुमान लगा सकती हो? क्या प्रदेश में इस तरह की गलन वाली ठंड आगे भी बनी रहेगी? बिल्कुल बरखा, जैसा आपने कहा कि जो नए साल की शुरुआत हुई थी वो ठंड के बीच में हुई थी और बर्फीली हवाएं, ठंडी हवाएं जो है कल भी महसूस की थी हम लोग ने, और आज की जो सुबह हुई है वो भी ठंडी हवाओं के साथ हुई है। हालांकि जो हवाएं हैं उनकी रफ्तार तेज है, जिस वजह से कोहरा छटा है और अब जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है तो आसमान जो है थोड़ा सा साफ हुआ है, तो वो जो गुनगुनी धूप है, वो हल्की धूप है, उसका लोग जो है आनंद ले पा रहे हैं। लेकिन जो मौसम विभाग का प्रेडिक्शन है उसने जो है प्रदेश के जो 23 ज़िले हैं करीब, जिसमें तराई समेत ये 23 ज़िलों को शामिल किया गया है, वहाँ पर मौसम विभाग ने कोल्ड वेव का, शीतलहर का जो है अलर्ट दिया है। आने वाले समय में यहाँ पर जो है शीत लहर जो है वो और बढ़ेगी। और अगर इन ज़िलों की बात करें तो पूरी लिस्ट मौसम विभाग ने जारी की है। उसमें लिस्ट में जो है श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर, सीतापुर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं और आसपास के इलाकों को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। और बरखा, जो मौसम विभाग ने प्रेडिक्शन दिया है उसमें इसने ये भी कहा है मौसम विभाग ने
कि जो पश्चिमी विक्षोभ है उसका असर थोड़ा सा चेंज होगा और आने वाले 3-4 दिनों में जो तापमान है वो दिन के तापमान में 4 से 5 डिग्री की बढ़ोतरी और रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। और 3-4 दिनों में जब हवाएं तेज चलती हैं तो कोहरा छटता है, जिससे थोड़ा सा राहत मिल सकती है। लेकिन साथ ही साथ कुछ जिलों में मौसम विभाग ने शीतलहर का अलर्ट दिया है। बरखा बिल्कुल बिल्कुल दुर्गा जी, जिस तरीके से अभी यूपी में ठंड का कहर देखने को मिल रहा है, रैन बसेरों में क्या स्थिति है? क्या यहाँ ठंड से बचने के कोई पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल बरखा, प्रदेश में अलग अलग जिलों में जो है रैन बसेरों का प्रबंध किया गया है, प्रशासन की ओर से किया गया है। कुछ निजी प्रयास भी हैं जो रैन बसेरों को चला रहे हैं। हम इस वक्त जहां पर हैं, लखनऊ का मेन जो है हजरतगंज का परिवर्तन चौक एरिया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरह से जो है ये नगर निगम की ओर से है अस्थायी रैन बसेरा बनाया गया है। यहाँ पर ये पूरी व्यवस्था नगर निगम की ओर से की गई है। आप जैसे देख सकते हैं बरखा, यहाँ पर अलग अलग जो है बेड लगाए गए हैं। यहाँ पर रजाई है, गद्दा है, तकिया है, ये सब व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और साथ ही बरखा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अलाव का भी प्रबंध है, जो है लोगों को यहाँ पर जो ठंड है उससे राहत दे रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो ब्लोवर है वो भी यहाँ पर रैन बसेरा, जो ये परिवर्तन चौक का, लखनऊ के परिवर्तन चौक का रैन बसेरा है, वहाँ पर ब्लोवर भी लगाया गया है। और यहाँ पर ये पूरे बेड लगे गए हैं। हालांकि अभी जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है तो लोग थोड़ा सा बाहर निकले हैं, लेकिन रात होते ही ये जो रैन बसेरा है वो बिल्कुल भर जाता है। और लोग जो है इसके लिए प्रशासन का जो है आभार भी जता रहे हैं कि प्रशासन ने सुध ली है। जो मौसम करवट ले रहा है उसमें लोगों को मदद के लिए प्रशासन आगे आया है। और बरखा, हाँ, इस समय जो रैन बसेरे में एक यहाँ पर बैठे भी हैं जो भाई साहब, आप कहाँ से आए हैं? मैं मऊ से आया हूँ। अच्छा, मऊ से लखनऊ किसी काम से आए थे? यहाँ थे अपना, आए थे, एक रिश्तेदार हैं उसके यहाँ आए थे तो काम लगा दिए हैं। अच्छा, तो ये जो ठंड हो रही है उसके बीच में यहाँ प्रशासन की ओर से इस तरह की जो रैन बसेरों का प्रबंध किया गया है, तो ये व्यवस्था कैसे लग रही है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। सब व्यवस्था सब सही है, यहाँ का कोई सफाई सुथरा सब सही है और कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये खाली है, शाम होते होते शाम होते 7 बजे सब आके भर जाता है। 20 का 20 बेड सब भर जाता है। तो आपने बरखा सुना कि जो व्यवस्था की गई है यहाँ प्रशासन की ओर से, वो लोगों को बहुत राहत दे रही है। खासकर वो लोग जो लखनऊ से बाहर से यहाँ आ रहे हैं, उनके पास अभी कोई ऐसा ठौर नहीं है जहाँ पर वो रुक सकें, तो उनके लिए जो अस्थाई रैन बसेरे की व्यवस्था है वो ठंड में जो है बहुत राहत दे रही है। इसके लिए ये जो है प्रशासन की जो व्यवस्था है उससे खुश भी हैं।